हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 3 और आज ये अपना कंप्लीट भी हो जाएगा और फिर हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गई बात को? और दोस्तों जब ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको एक टेस्ट मिल जाएगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी चेक कर सकते हो भैया कितनी चीजें आपको याद है, कितनी चीजें आप लोग भूल गए। स्टार्ट करें, चलिए। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था कि रिएक्शन अलग अलग टाइप की है। एक तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया देखी थी, एक हमने डीकंपोजिशन अपघटन अभिक्रिया देखी थी, एक डिस्प्लेसमेंट देखी थी यानी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों एक और आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसे आप लोग बोलते हैं जैसे ये तो मैंने आपको कल करा दिया था, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप लोगों ने आयरन की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट से तो क्या हुआ, एक्चुअली दोस्तों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, तो वो कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद आके बैठ जाएगा, आपका बन जाएगा आयरन सल्फेट। ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है, आयरन सल्फेट का जो रंग होता है हरा होता है। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कॉपर सल्फेट में जब आप लोग आयरन डालते हो तो सॉल्यूशन का रंग कहां से कहां चेंज होता है, नीले से हरा, हरे से नीला, नीले से नीला, हरे से हरा। तो सर पहले नीला था अब हरा हो जाएगा क्योंकि अब आयरन सल्फेट आप लोगों का बन गया। चलिए आ जाओ, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे, है ना। जैसे क्या आपको पता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था क्या कि सर जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से करवाओगे तो जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो कॉपर आपका ऊपर आता है, जिंक आप लोग सॉरी कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, तो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाके बैठ जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बोला जाता है मान लो कॉपर की रिएक्शन आप जब जिंक सल्फेट से करवाओगे तो क्या मिलेगा, बताओ। चलो कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। दोस्तों कॉपर जो है ना वो क्या है, कम रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। तो क्या वो जिंक को हटा पाएगा, क्या उसकी हिम्मत ही नहीं है। भाई यहां पर क्या है, एक मेटल है जिंक, यानी ये मेटल इसके साथ में कैसे जुड़ा हुआ होगा, तो कॉपर बोलेगा भाई मैं भी तो मेटल हूं, लेकिन कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, कम शक्तिशाली, तो जिंक को हटा ही नहीं पाएगा, कुछ रिएक्शन ही नहीं होगी। तो आप लोग बोलोगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ये भी आपकी जैसे डिस्प्लेसमेंट है वैसे ही ये भी एक आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, यहां पर दो जने डिस्प्लेस होंगे। कैसे, आप टेंशन मत लो, मैं सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा, है ना। सीधे एक पहले मैं आप लोगों को रिएक्शन बताता हूं, उसके बाद में आप लोग समझेंगे। देखो देखो प्लीज आप लोग सारा ध्यान इस वाली रिएक्शन पे डालिए। दोस्तों ये आप लोगों का क्या था, आपके पास में सोडियम सल्फेट था, ठीक है, ये एक्चुअली 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, गलती से इधर 2 लिख दिया। आपके पास में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन था, आपने उसमें क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाल दिया। इससे आपको क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला प्लस सोडियम क्लोराइड मिला। देखो मैं आपको रिएक्शन बताता हूं, टेंशन मत लो, है ना। देखो आपके पास में क्या थी, टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में आपके पास में क्या था, एक टेस्ट ट्यूब में था आपके पास में सोडियम सल्फेट और एक में था आपके पास में बेरियम क्लोराइड। तो मिलाया तो क्या हुआ, तो जब आपने बेसिकली रिएक्शन करवा रहे हो किसकी, आप लोग सोडियम सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की, तो इससे आप लोगों को क्या मिला, एक तो आप लोगों को मिला बेरियम सल्फेट, ठीक है, साथ में आप लोगों को क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला। वो इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से, है ना। इधर बैलेंस करने तब होगा जब इधर 2 लगाओगे, चलो ठीक है। दोस्तों यहां पर हुआ क्या, आप लोग ध्यान से देखो, क्या सोडियम की जगह कोई आया क्या, बताओ, आया क्या, कोई आया क्या। बिल्कुल सर, SO4 के साथ में जहां पर पहले सोडियम था अब SO4 के साथ में बेरियम है, यानी एक तो सोडियम की जगह चेंज हुई, सोडियम डिस्प्लेस हो गया। किससे, किसने डिस्प्लेस कर दिया, किसने विस्थापित कर दिया, सर सोडियम को बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया। कितने जनों की जगह चेंज हुई, एक जने की, भाई सोडियम डिस्प्लेस हुआ है। यहां पर देखो क्लोरीन के पास में बेरियम था, बेरियम के पास में आ गया सोडियम, यानी यहां पर दो जने डिस्प्लेस हुए हैं, उनको अपनी जगह से हटा दिया गया।
तो ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक बोल रहा है सर नीले तोते के बारे में बता दो। राजी, नीले तोते के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, है ना। जिस दिन आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी ना, तब आप लोग बोलना नीला तोता, हरा तोता सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, है ना, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है ना, एक्चुअली में इस रिएक्शन में एक तो क्या मिला है आपको, सोडियम क्लोराइड। देखो आपने क्या मिला है, बेसिकली दोनों आपने लिक्विड फॉर्म में मिले, दोनों का जलीय विलयन था, ठीक है। जलीय विलयन का मतलब क्या है, जैसे ये जो आपका सोडियम सल्फेट था ना, ये जल में घुला हुआ था। सिमिलरली जो आपका बेरियम क्लोराइड था, ये भी जल में घुला हुआ था। जब दोनों को आपने मिलाया ना, तो आप लोगों को क्या मिला, एक तो यहां पर आपको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिला। साथ में दोस्तों कोई ऐसी चीज भी बनी जो सोडियम क्लोराइड जो बना ना, वो उसमें घुलनशील नहीं था, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड बनाता, ये बेरियम सल्फेट बनाता जो कि घुलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है, एक ठोस बनाता है ये जो कि घुलनशील नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी प्रोडक्ट में कोई ऐसा उत्पाद बनता है जो घुलनशील नहीं होता, उसे आप लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। तो यहां पर क्या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है क्या, बिल्कुल। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसको आप लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हो। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या, आप लोग बोलेंगे यस बिल्कुल ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक्चुअली में दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है ना, इसमें आप लोगों का प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है, अवक्षेप बनता ही बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है सर, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है जो कि घुलनशील नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, इस वाली को आप लोग रिएक्शन को छोड़ दो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, जब आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाई तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बना, यहां भी दो जगह डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये रिएक्शन अभी एनसीईआरटी में डबल डिस्प्लेसमेंट में केवल आपको ये दी और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपके इसी से भी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, हो सकता है आपके थोड़ा सा ऊपर से चल जाए, लेकिन समझने की कोशिश करना। बताऊं मैं आपको, चलो ऊपर से क्यों जाएगी यार, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्यों जाएगी ऊपर से, नहीं जाएगी ना, आ जाओ। दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, आप सभी को पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये होता है, क्या सही बात है, क्या ये सही बात है क्या, बोलो, बोलते नहीं हो आप, बस ये सब शानदार बच्चे हो, बस बोलते नहीं हो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा क्या, बताओ, हाँ या ना तो बोलो, यस और नो तो बोलो। दोस्तों क्लोरीन जो है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। क्या ये तीनों स्टेबल है क्या, नहीं सर कोई भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी के भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। तो ना मैग्नीशियम है, ना ऑक्सीजन है, ना क्लोरीन, कोई भी स्टेबल नहीं है सर, ठीक है। सर फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगा, सुमन जी कल पढ़ा दूं, सुमन जी कल स्टार्ट कर दूं दोपहर 1 बजे, बताओ सुमन जी। एक लड़का है उसका नाम है चुन्नू कुमार, वो बोल रहे सर न्यूमेरिकल के बारे में कुछ बताइए। कल स्टार्ट कर दूं फिजिक्स, क्योंकि जो फिजिक्स होता है ना उसी में न्यूमेरिकल्स आते हैं। बायोलॉजी में तो नहीं आता कि एक हर्ट का मास इतना है, हर्ट पे कितना फोर्स लगाऊं कि हर्ट इतना लीटर ब्लड बाहर फेंक दे ना। बायोलॉजी में तो सिर्फ ही आता है हर्ट में कौन से चैम्बर होते हैं, हर्ट का क्या काम है ना, ठीक है। तो ऐसे बीच बीच में क्यों परेशान होते हो आप, एक सब्जेक्ट पूरा होगा तो दूसरा स्टार्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। तो जब बायोलॉजी खत्म होगी तब स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे बताओ मैग्नीशियम कैसे स्टेबल हो सकता है सर, अगर ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके बाह्यतम कोश में 8 रह जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन कैसे स्टेबल हो सकता है सर, अगर कहीं से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो सर ये स्टेबल हो जाएगा। सर क्लोरीन कैसे हो सकता है, अगर क्लोरीन के पास में कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सर ये स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों क्या ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। ऑक्सीजन को चाहिए, मैग्नीशियम को देना है, तो सर इनके बीच में क्या शेयरिंग मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, कुछ डील हो सकती है क्या, बिल्कुल। दोस्तों क्या मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कुछ डील हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है सर। मैग्नीशियम को देना है, क्लोरीन को लेना है, तो सर इन दोनों के बीच में भी डील हो सकती है,
ठीक है। अब इनके बीच में डील कैसे होगी दोस्तों, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ऑक्सीजन को 2 लेने हैं, यानी मैग्नीशियम को 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 1 मैग्नीशियम की जरूरत है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। समझ में आ गई क्या बात को, बोलो हाँ या ना। और दोस्तों जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पे क्या आएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड, आकर्षण बंध काम करता है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में ये जो बॉन्ड बना हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, क्या मैं वो बोल सकता हूं क्या, वो बॉन्ड जो बना हुआ है वो किसके बीच में बना हुआ है, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन के बीच में बना हुआ है। बताओ क्या मैं बोल सकता हूं क्या? यार बोलते नहीं हो दोस्तों, इतना डिटेल में पढ़ा दिया, वैसे जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल सर, आप बोल सकते हो कि यहां पर बेसिकली जो बॉन्ड बना हुआ है ना वो, हाँ हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इस पे, लेकिन एक्चुअली में मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन के बीच में बना हुआ है। सिमिलरली दोस्तों, क्या मैग्नीशियम और क्लोरीन में डील हो सकती है कि क्लोरीन बोलेगा मैग्नीशियम भैया मुझे 1 दे दो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम बोलेगा कि भाई मुझे 2 देने हैं। सर एल पे एग्जाम तक कोर्स हो जाएगा कि बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम बोलेगा कि भैया मुझे 2 देने हैं, तेरे को 1 ही चाहिए, मैं 1 का क्या करूंगा, तो क्लोरीन बोलेगा मैग्नीशियम भैया एक काम करूं क्या, मैं मेरा जैसा 1 बंदा और पकड़ लाता हूं, उसको भी 1 चाहिए मेरे को भी 1 चाहिए, तो हम दोनों को मिला के 2 चाहिए, आपको 2 देना है, आपका भी काम खत्म, मेरा भी, हमारा भी काम खत्म। तो मैग्नीशियम को कितनों की जरूरत है, 2 क्लोरीन की जरूरत है। समझ में आ गई बात को दोस्तों? जब आप लोगों का 1 क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा क्लोरीन भी जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम को 2 डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं बोलूं मैग्नीशियम और ये क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है बेसिकली किसके बीच में बना हुआ है, मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में, मैग्नीशियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बोलते नहीं हो दोस्तों, आपको समझ में सब आता है लेकिन बोलते नहीं हो आप। ठीक है, अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलो दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे यहां पर देखो कॉपर क्लोराइड, कहीं ना कहीं कॉपर क्लोराइड, ध्यान से आप लोग समझिएगा, कॉपर आयन और क्लोरीन आयन के बीच में बॉन्ड बना होगा क्या, क्योंकि क्लोरीन है नॉन मेटल, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जरूर इसने डोनेट करा होगा जिससे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसने ग्रहण करा होगा नेगेटिव चार्ज आया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या यहां पर 2 आयंस के बीच में बॉन्ड है क्या, है क्या दोस्तों? लेड क्या है सर, ये भी एक मेटल है, तो ये बोलेगा कॉपर को कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो मैं भी तो दे सकता हूं, तो लेड की रिएक्टिविटी अच्छी है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये कॉपर को हटा देगा, खुद यहां पर आके बैठ जाएगा। यानी कुल मिला के यहां पर क्या हो गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। पहले यहां पर कॉपर आयन था, अब क्या हो गया, लेड आयन हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? बस इतनी सी बात। तो बस मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, यहां पर आप लोगों को मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों यहां पर भी आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था वहां पर कॉपर आयन की जगह लेड आयन आ गया, लेड ने बोला मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, मैं बनूंगा आयन। ठीक है, तो सिमिलरली दोस्तों यहां पर भी आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कई बार पूछा जाए आयन के एक्सचेंज से जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, आप लोग बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। जैसे यहां पर जो आप लोगों का ये बना है ना बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट में, ये कौन से 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, कौन से 2 आयन से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा इन 2 आयन से मिलकर बना हुआ है। बस ये ध्यान रख लेना है ना, मैंने आपको बताया था ना, बस ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप समझते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन। दोस्तों कौन सी रिएक्शन होती है ऑक्सीकरण? बहुत आसान भाषा में समझाऊं, अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अभिकारक में अगर कोई ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलोगे ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें अभिकारक से ऑक्सीजन हट जाता है तो आप लोग बोलोगे उसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। आइए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं, टेंशन मत लो। आप लोग बोलोगे कि सर केवल यही एक परिभाषा है क्या? नहीं सर, और भी परिभाषा है।
आप लोग सिर्फ ये नहीं बोल सकते ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, कुछ और भी चीजें हैं। जैसे सर बताई दो ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो दोस्तों। अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीकरण हुआ है, अगर किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलोगे उसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। दोस्तों अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीकरण हुआ है, अगर किसी से हाइड्रोजन हट रहा है तो आप लोग बोलोगे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैं रियली सॉरी दोस्तों। अगर किसी से हाइड्रोजन हट रहा है तब भी आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका आप लोग बोलोगे रिडक्शन हुआ है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, त्यागता है, तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीकरण हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो आप लोग बोलोगे उसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। सर एग्जांपल से समझाइए ना, अभी मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो ये सब आप लोग छोड़ दो, जो मैंने वो बात बताई ना वही सारी लिखी हुई है, अभी बताता हूं, टेंशन मत लो, आ जाओ। और दोस्तों ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलोगे, ठीक है क्या। जहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसे आप लोग बोलोगे रेडॉक्स रिएक्शन। सर एग्जाम्पल के तहत समझाओ ना, अभी आइए बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे, समझ में आ गया, चलो बताओ, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फिर से बताता हूं, ऑक्सीडेशन आप लोग किसको बोलोगे, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, या अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है, या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन आप लोग किसको बोलोगे, जस्ट उल्टा, जो भी मैंने बताया जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। सर एग्जाम्पल बताओ ना, अभी बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, आ जाओ। दोस्तों आप लोग मुझे यह बताइए कि जब आपने जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई कार्बन से तो आपको मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप मुझे बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है या अपचयन है, कॉमन सेंस लगा के बताइए। देखो आप लोग क्या बोलोगे, सर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तभी तो आपका जिंक बना है, तो जिससे ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर दोस्तों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है क्या, बिल्कुल जुड़ा है, तभी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां पर कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो आप लोग बोलोगे सर इसको तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलूंगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ और एक एग्जांपल समझते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर आपने अभिक्रिया करवाई कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से, तो आपको क्या मिला प्रोडक्ट में, कॉपर प्लस H2O मिला, वाटर मिला। चलिए मुझे बताइए क्या हो रहा है दोस्तों, क्या कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है क्या, तभी तो कॉपर बना है। तो जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलोगे उसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो दोस्तों यहां पर रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, किसका, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। दोस्तों हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो H2O बना है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, जब भी किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो सर ये एक ऐसी अभिक्रिया है जहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो हम लोग इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। यार एक लड़का है रोल जी, सर कल नोटिफिकेशन ले, अरे यार बेटा आप तो 1 बजे जुट जाया करो ना यार, क्यों परेशान होते हो आप, मुझे बताओ हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने शाम को खाने का अलार्म लगा रखा है 8 बजे का, अगर अलार्म नहीं बजा तो उस दिन क्या आप लोग बिना खाए सो जाओगे क्या। तो आपको पता है यार डेली टाइम होती है, तो ऐसे क्यों छोटी छोटी बातों से अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हो। दोस्तों ये छोटी छोटी वो है, चैलेंजेस है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ये गलत चीज है, ये छोटे छोटे चैलेंजेस है, लेकिन यार आप अपना मेन गोल रखो, पता है सिलेक्शन लेना है, 1 बजे क्लास आऊंगा, तो इससे आप अपने आप को मत रखा करो यार, दोपहर 1 बजे फिक्स है क्लास होगी, नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, ठीक है। समझ में आ गई बात को दोस्तों। सर और एग्जांपल बताइए ना, अभी और बताता हूं, आ जाओ। देखो अभी और बताते हैं, आ जाओ। जैसे देखो जब कॉपर को आप लोग गर्म करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपका बनता है कॉपर ऑक्साइड। चलिए मुझे बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है, बताइए किस प्रकार की रिएक्शन है। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तभी तो आपका कॉपर ऑक्साइड बना। आप लोग बोलोगे सर ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है क्या, क्लियर।
जैसे दोस्तों आप एक काम करो, जब कॉपर को बहुत ज्यादा धूप गर्मी में रख दोगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रखोगे ना, तो देखना कॉपर काला पड़ जाता है। क्या काला पड़ जाता है? क्या क्यों पड़ जाता है? क्योंकि दोस्तों कॉपर जो होता है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। और इसी कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है वो क्या होता है? काला होता है। कभी देखना जो कॉपर के सिक्के होते हैं ना, धूप में रख दो उसको बहुत समय तक, ऐसे काले से पड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसका रंग काला होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक काम करो, अब वो काला जो बन गया अगर आप लोगों को हटाना है तो बताऊं क्या करो? कॉपर ऑक्साइड को वापस आप लोग गर्म करो, इस बार हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में करो। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? इससे ऑक्सीजन निकाल के H2O बना लेगी। चलिए मुझे बताइए ये किस प्रकार की रिएक्शन है? ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, ये तो ऑक्सीडेशन है। ये बताओ कौन सी रिएक्शन है? सर यहां पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है तभी तो कॉपर बना है। तो आप लोग बोलोगे सर कॉपर ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन यानी अपचयन। ध्यान से देख लो, और कुछ थोड़ी हो रहा है, कहीं ऑक्सीकरण हो रहा हो। क्या हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? हाँ, तभी तो H2O बन रहा है। तो सर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी ये किस प्रकार की रिएक्शन है? दोनों हो रही है सर, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों मुझे और बताएं। बहुत प्यारा, अभी सारा ध्यान केवल इस वाली रिएक्शन पे रखो। यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा ये तो मैंने करवा दिया आपको ना। चलो सारा ध्यान आप लोग इस वाली रिएक्शन पे रखो। आप मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? आंसर आप लोग बताए, देख के बताओ, कॉमन सेंस लगा के, गड़बड़ मत करो, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो बताओ। सर मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, यानी सर इससे ऑक्सीजन हट रहा है। आप लोग देख रहे होगे ना, इससे ऑक्सीजन हटा है। तो दोस्तों जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलोगे कि सर उसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो दोस्तों इसका रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। इसके अलावा साथ में क्या जुड़ रहा है मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से देखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। दोस्तों HCl से हाइड्रोजन हटा है तभी तो आपका क्लोरीन बना है। इससे हाइड्रोजन हट गया ना, केवल क्लोरीन क्लोरीन रह गया। तो जब किसी से हाइड्रोजन हटता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मैंने बताया ना। ठीक है, तो यहां पर भी रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को आप लोग बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अच्छा दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैग्नीशियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? आप लोग बोलोगे सर ना ऑक्सीजन जुड़ रहा, ना कुछ हाइड्रोजन जुड़ रहा, ना निकल रहा, कैसे पता लगाओगे? मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तब भी आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जरूर सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तभी तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जब भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसने डोनेट करा है तभी तो पॉजिटिव चार्ज बना है। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर किसी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे? सर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या दोस्तों? बताओ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब दोस्तों इसमें एक चीज होती है जो काफी परेशान करती है। परेशान कुछ भी नहीं करते, स्टूडेंट अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। उनको दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। आइए मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, यानी जिसका अपचयन होता है ना, जिसका अपचयन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका अपचयन होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, उसको आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसको अपचायक बोलते हैं। दोस्तों कंफ्यूजन है या नहीं है? बताओ पहले तो, किस किस को कंफ्यूजन है? अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे बताओ। यहां पर एक रिएक्शन थी, मैं इसको आइए थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। मुझे यह बताइए कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस रिएक्शन में? बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है एक तो, ऑक्सीकारक आप लोगों को बताना है,
और एक आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक आप लोगों को बताना है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ बताओ। सर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, देख रहे हो इससे ऑक्सीजन हट रहा है यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यहां पर ऑक्सीकारक कौन है आपका, कॉपर ऑक्साइड है। दोस्तों मुझे बताओ यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अपचायक कौन है। अपचायक किसको बोलते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो H2O बना है। तो दोस्तों यहां पर कौन है आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 है। क्लियर है क्या? अरे आ गई क्या बात समझ में? अनुराग विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज। हाँ अनुराग जी थोड़ा सा और लिखिए, अभी तो 3 बार लिखा है, 10-15 बार और लिखो, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं वही हम लोग बन जाते हैं, है ना। 15-20 बार और लिख दो आप। दोस्तों आ गई बात समझ में? जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसे आप लोग बोलते हैं अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका अपचयन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, उसे आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। अब सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे उल्टा क्यों बोला, है ना, उल्टा क्यों बोला। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, क्या आप लोग हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं क्या? देखो मैं तो हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ हूं। नहीं सर मैं तो इंग्लिश में पढ़ा हूं, कोई बात नहीं। सो एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं LIC एजेंट, वो क्या करता है, आपकी LIC करता है। कारक किसको बोलते हैं, करने वाला, करने वाला यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक हम लोग उसको बोलेंगे जो ऑक्सीकरण करता हो। सही बात है क्या? सही बात है क्या? और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो किसी का ऑक्सीकरण कराना, तो उसको क्या देना पड़ेगा बेचारे को, उसमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसका ऑक्सीकरण होगा। अरे मान लो मैंने घर के बाहर दुकान लगा दी कि मैं ऑक्सीकारक हूं, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, यानी मेरा काम क्या है, ऑक्सीकरण कराना। अब कोई आदमी आया कि भैया इसका ऑक्सीकरण कर दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर मैं उसमें ऑक्सीजन जोड़ दूं उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा ना। मुझे तो निकालना पड़ेगा ना, यानी मेरा अपचयन होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो ऑक्सीकारक होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीकरण करवाते हैं, बेचारे खुद को ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, इसलिए उनका अपचयन होता है। सर क्या हाइड्रोजन भी जलने में सहायक होता है क्या? सर जी नहीं, हाइड्रोजन खुद जलती है, किसी और को जला नहीं सकते हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर, अरे तो ये जला थोड़ी रहे हैं, बस गर्म कर रहे हैं, या आपको कोई वो धुआं थोड़ी निकाल के दे रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे। तो ये दोनों ही रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। आगे चले दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि अपने डेली लाइफ में कहीं पर देखते हो क्या ऑक्सीडेशन आप? दोस्तों हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह होती रहती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर समझाओ, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। क्या आपने कभी देखा है क्या, लोहे को जब आप लोग खुले में रख देते हो, या लोहे की कोई भी बनी चीज को बहुत समय तक रख देते हो, तो उस पर जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है। हम बोलते हैं कोरोजन, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, कोरोजन हो गया इसका। तो बताओ बताओ। तो एक्चुअली में बताऊं यहां पर क्या हुआ है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे? सर जो आयरन था ना, आयरन लोहा जो था, उसने क्या करा, इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी वो, और इस एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर थी उसको अपने से जोड़ लेता है। तो जो नई चीज बनी ना, वो बेसिकली क्या है, जंग है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। जैसे यहां पर आप लोग देख लो, ये आयरन जो होता है ना, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर, उसमें जोड़ के ये बना लेता है। तो बेसिकली ये क्या है, रस्ट है, जंग है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से पूछा जाए लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप लोग बोलोगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। सर और बताओ, सर मुझे ये भी बता दो जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करें। देखो बहुत सारे मेथड है।
एक तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, उन पे लोहे पे कुछ पेंट लगा सकते हो। सर लोहे पे पेंट लगाने से क्या होगा, अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो पेंट आ रहा है, आपका लोहा नहीं आ रहा, तो एक तो आप लोग पेंट करके ये काम कर सकते हो। सर एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी होता है। सर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है आप मुझे बताओगे क्या? बिल्कुल, जैसे जो लोहा है ना, लोहा उसके ऊपर क्या कर दो, जैसे एक आप लोग क्या लो, कंटेनर लो, उसमें क्या लो, जिंक लो, जिंक को पिघाल लो, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में ले आओ जिंक को। अब लोहे को क्या करो, उसमें डुबकी लगवा दो, तो जब लोहा बाहर निकलेगा उसके ऊपर किस क्या छट जाएगा, जिंक छट जाएगा ना। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ना, लोहे से अभिक्रिया कर लेता है, जिंक से नहीं करता, ये बहुत स्लो करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की आपने कोटिंग कर दी ऊपर। दोस्तों एक मेथड और होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। जब कोई जंग लग जाती है ना, तब ये मेथड किया जाता है, उसको हटाने के लिए, प्योर बनाने के लिए, वापस आयरन बनाने के लिए, ठीक है। आ जाओ। नरेंद्र मीना जी बोल रही है सर हमारा भी सुन लो। बताओ नरेंद्र जी, बताओ नरेंद्र जी, है ना। एक तो वो नरेंद्र है और एक आप नरेंद्र हो, आप ही की तो सुन रहे हैं हम, बताओ तो सही। बस एक कमेंट अरे नरेंद्र जी जल्दी बात बताओ, हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो, हमारी सुन लो, बेवकूफी जैसा कर रहे हो, बात बताओ जल्दी से, आ जाओ। नेक्स्ट है सर, और बताओ और कहां पर ऑक्सीडेशन होता है। दोस्तों क्या कभी आपने देखा है क्या, जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई चिप्स लेकर आए, या कुछ भी आप मान लो, अरे दूध मान लो, दही मान लो, या खाना जो आप लोग कर रहे हो भोजन, अगर आप लोग उसको बहुत समय तक ऐसे रख दोगे तो उसमें बदबू आने लग जाएगी क्या। आप एक काम करना, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं, मार्केट से कोई चिप्स लेके आना, लेज वगैरह ही है। क्यों सर चिप्स ही क्यों, क्योंकि दोस्तों चिप्स जो होती है वो तेल में तली हुई होती है। दोस्तों क्या तेल में फैट होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो दोस्तों जब आप लोग उसको बहुत समय तक खुले में रखोगे ना, तो जो फैट होता है ना, फैट उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो फैट का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, तो उसमें काफी बदबू आती है। क्लियर है क्या, उसमें काफी बदबू आती है। और दोस्तों इसी को आप लोग बोलते हैं रेंसिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि इस फूड में रेंसिडिटी हो गई। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, उस फूड में जो फैट था ना, फैट वसा, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, बहुत गंदी स्मेल भी आप लोगों को देता है वो। समझ में आ गई। तो आप लोग देख सर कॉपर को किस किस सीमेकल से साफ करते हैं, किस किस केमिकल से साफ करते हैं कॉपर को। तो यहां पर कौन सा क्वेश्चन आ गया हरिंद्र जी मुझे बताओ। नरेंद्र जी कहां से आप क्वेश्चन रिलेट कर रहे हो, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, कॉपर को किस केमिकल से साफ करूं, आपका क्वेश्चन ये आ रहा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है अनुराग जी, एक्चुअली में ये हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में, फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर कुछ आप लोगों की इंप्योरिटी आ गई, जंग लग गई, कुछ भी मान लो आप, तो क्या करोगे, उसको आप लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालोगे, 2 इलेक्ट्रोड डालोगे, धीरे धीरे दोस्तों सिल्वर के ऊपर जो आप लोगों का वो है ना, जो भी लग रही है जंग वगैरह, जो भी इंप्योरिटी, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक चीज मुझे बताओ, केमिकल रिएक्शन के जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना, कोई बुक में क्या कर रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे, लेकिन आपसे बनेंगे नहीं। अब आप सोचोगे यार सर ने बेवकूफ बना दिया क्या, ये पता नहीं क्या है। दोस्तों केमिकल रिएक्शन यहां पर हम लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं। फिर सर हम कहां पर पढ़ेंगे, देखो जब आपका चैप्टर आएगा ना मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे मेटल की इसकी अभिक्रिया कराने से क्या होता है, मेटल की इससे अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, नॉन मेटल की इससे अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, मेटल को कौन से केमिकल से साफ करे, सब उधर आएगा, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब हम लोग पढ़ेंगे किसी एसिड की बेस से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, किसी एसिड की अम्ल से मेटल से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, समझ में आ गई, ठीक है। जब आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आप लोग पढ़ोगे जब एल्कोहल की अभिक्रिया इससे करवाएंगे तो क्या होगा, ईथर की अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है एल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है, आपको पता ही नहीं है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो कैसे रिएक्शन पढ़ लोगे, ठीक है। आ जाओ। सर चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है जो चिप्स को सड़ने से बचाती है। हरिओम जी ऑक्सीजन मत डालो, क्योंकि ऑक्सीजन डालोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी डाल लो, नाइट्रोजन डाल लो, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। अब सर क्या करें, रेंसिडिटी से बचने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो।
एंटीऑक्सीडेंट आप लोग क्या इसको बोलोगे, जो ऑक्सीकरण होने से बचाए, क्योंकि अगर उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो सड़ेंगे नहीं, उसकी स्मेल नहीं आएगी। दोस्तों दूसरी बात क्या है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब एक ऐसे कंटेनर में डालो जो एयर टाइट हो। एयर टाइट का मतलब क्या है, उसमें एयर भी एंटर नहीं कर सके। तो अगर एयर एंटर नहीं करेगी तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो भी एंटर नहीं करेगी, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगी नहीं उससे, उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। क्लियर है, ठीक है। दोस्तों रेफ्रिजरेशन, अब रेफ्रिजरेशन क्या है, उस फूड को आप लोग रख दो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एयर तो जा नहीं रही अंदर, तो ऑक्सीजन तो है नहीं, या है तो बहुत कम है। दूसरी बात क्या है, इतना कम टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, तो जो खाना 1 घंटे में खराब हो रहा था वो आप आराम से 5-7 दिन तक रख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। दोस्तों आपका जो फूड जो होता है, आपने चिप्स वगैरह जो खाते हैं उसके अंदर जो गैस भरी होती है ना, वो एयर नहीं होती, क्योंकि एयर होगी तो एयर में तो ऑक्सीजन भी होगी, ऑक्सीजन जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, तो एयर की जगह नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। सर मैं नाइट्रोजन क्यों डालूं, इसका कारण बताओ, इसका कारण बताओ सर क्यों डालूं, कौन सी, आप कौन सी डालना चाहते हो। अरे जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगी वो डाल लो ना, एयर में सबसे ज्यादा ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल हो जाएगी यार, है ना। आ जाओ, चलो आ जाओ। अब हम लोग करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर हो गया। करे क्या, जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है वो क्वेश्चन बना लेगा, बाकी तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। बताओ, तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया को क्या बोलोगे। अगर आप लोग अपघटन हीट के माध्यम से कर रहे हो तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन दो आयनों से ये जो बेरियम सल्फेट बना, मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था कि जो बेरियम सल्फेट बना वो इन दोनों से बना, और ये बेरियम सल्फेट क्या था, ये इनसॉल्युबल था, ये एक जल में अविलेय था, ये प्रेसिपिटेट था, अवक्षेप था। सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जो अघुलनशील होता है, वो उसकी क्या अवस्था होती है, वो ठोस अवस्था में होता है वो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है वो आप लोगों का। क्लियर है क्या, आप देख सकते हो, शायद आप लोग भूल गए हो तो उस रिएक्शन के बारे में मैं वापस लेके चलता हूं आपको। देखो ये जो बेरियम सल्फेट जो कि एक प्रेसिपिटेट था, अवक्षेप था, इसके देखो क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, यानी ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा, मतलब तीर का क्या बोला जा रहा है, टिप बोला जा रहा है, टिप, एरो का टिप, सिरा, ये किसकी ओर अभिक्रिया करता है। दोस्तों तीर का सिरा यानी हेड की बात होने जा रही है, टिप की बात होती है, टिप। तो दोस्तों ये आपका जो सिर होता है ना इसका, वो प्रोडक्ट की ओर करता है, और जो उसकी टेल होती है, पूंछ होती है, वो रिएक्टेंट की ओर करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तीर का सिरा का मतलब ये बोलना जा रहा है, ये है ना, हेड की बात हो रही है, ये एक्चुअली में तीर का सिर होना चाहिए था इधर, है ना, तीर का सिर। ये जो एरो आपका बन रहा है, इसका जो सिर है, हेड है, वो किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ। तो हो सकता है गलत इधर सिर हो और फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन ने सिरे को टिप उठा लिया। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों कौन सी एक संतुलित अभिक्रिया कौन सी है आपको बताना है। हाइड्रोजन जब ब्रोमीन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाता, हमेशा H2 के रूप में आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। दोस्तों वैसे ये आपको अभी आप छोड़ दो, ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब हम लोग नॉन मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे इस रिएक्शन को। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग मैक्सिमम जितनी भी रिएक्शन है आप लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे, तो ये हम नॉन मेटल में पढ़ेंगे। अभी आपको पता नहीं ब्रोमीन वगैरह के बारे में ज्यादा, तो मैं भी छोड़ रहा हूं इसको। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आपको पता है। मैग्नीशियम को जब आप लोग जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जो कि चूरा बन रहा था, वो किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन सर ऑप्शन में नहीं है, तो और कुछ भी हो रहा है क्या, बिल्कुल सर। यहां पर देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलोगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलो आ जाओ। इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है। मैंने आपको बताया था सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला क्या बताया था, Na2SO4। बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2 होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं,
Na2SO4 होता है तो ये आपका होगा नहीं, Na2SO4 होता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ में क्या बनाता है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो एनसीईआरटी में जो इक्वेशन है वो आप लोग पढ़ लोगे ना, सारा काम हो जाएगा। दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार की अवक्षेपण मतलब किस प्रकार की रिएक्शन है? दोस्तों जितने भी आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, एक्चुअली में उसमें प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, विस्थापन अभिक्रिया ही है। बताओ इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? दोस्तों भुजे हुए चूने का निर्माण ये कैसे बनता है? सर कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डाला था तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग भुजा हुआ चूना भी बोलते हो। तो ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। तो सर ये तो है। दोस्तों बर्निंग ऑफ कोल मैंने बताया था, जब कोयले को जलाओगे तो उसका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन, और कोई भी चीज को जलाने में ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जलाने से क्या बनती है, कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जो आपका H2O बनता है, तो देखो दो रिएक्टेंट है, दो अभिकारक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग पे क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग गर्म करते हो तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये तो एक प्रकार की डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है आप लोगों का, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन जब गैसीय अवस्था में जब मिलाओगे ना, तो जो H2O बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई, ठीक है। दोस्तों जिंक की और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाई, आपको बताया हुआ था ना। तो हुआ क्या था यहाँ पर दोस्तों, आपको पता है जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी, है ना। एक्टिविटी करवाई थी मैंने आपको 3। तो यहां पर एक गैस बन रही थी, वो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, ठीक है। आ जाओ चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है? एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाई आपने Fe2O3 से, तो बना Al2O3 प्लस Fe। देखो एल्यूमिनियम में क्या हुआ सर, ऑक्सीजन जुड़ा है तभी तो Al2O3 बना। तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। Fe2O3 से ऑक्सीजन हटा है तभी तो Fe बना। तो जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तो आप लोग बोलते हैं इसका रिडक्शन हुआ है, अपचन हुआ है। तो इसका अपचन हुआ है तभी तो ये बना है। तो यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही नहीं, रिडॉक्स तो है ही नहीं। तो अब क्या करें, क्या यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? बिल्कुल। देखो सर एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तू हट मैं बैठूंगा। तो कितने जने डिस्प्लेस हुए, केवल एक ही, आयरन। किसने किया, एल्यूमिनियम ने किया। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट मत बोल देना। आ जाओ आ जाओ दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चमकदार लौ के साथ जलता है, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। तो एक सफेद पदार्थ बनता है, एक चूरा बनता है, वो पदार्थ क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, ठीक है। आ जाओ चलो बताओ इनमें से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है? सर मुझे तो पता ही नहीं दोस्तों, अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे। वैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी एसिड की अभिक्रिया बेस से करवाते हो तो इस रिएक्शन को आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हो। तो सर हम लोग कब पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा ना, अगला ही चैप्टर है, कल हम लोग वो ही पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो वहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आप लोग सोचो कि सर ये तो पता ही नहीं क्या आ गई, सब पढ़ेंगे, है ना। आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, अरे यार ये कहां से आ गई, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये तो आप लोगों का उसमें आएगा मेटल एंड नॉट। दोस्तों ये सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या रहता है, ये भी सारी उसमें आएगी, किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन आप लोगों की पूछी गई वो मैंने आप लोगों को बता दिया। हालांकि मैं फिर से एक बार बता दूं, मैक्सिमम रिएक्शन आप लोगों के जो आएगी ना वो अलग अलग चैप्टर में आती है। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल में आती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, तो वहां पर उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जो रिएक्शन दी गई थी, टाइप दिए गए थे, वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़े और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं
और हम लोग कल करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। और दोस्तों जो ये चैप्टर हो चुका है इसका टेस्ट आपको शाम तक मिल जाएगा, अटेंड आप लोग कर लीजिएगा। मजा आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण, जिससे इस बार ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास दोपहर 1 बजे। और दोस्तों अगर आप चाहो डेली सुबह 10:15 बजे आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लिया करो, यूट्यूब पे आपकी होती है लेट्स क्रैक साइंस की, आप ही की एक प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाओ।